ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज देखिए एक नई क्लास लेकर आ रहा हूं जो कि नरेशन के संबंध में है। नरेशन क्या होता है और इसमें क्या पाठ्यक्रम है नरेशन का, इसके संबंध में पढ़ाया जा रहा है। और ये टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जबकि ये बहुत ही ईजी है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा और फोकस किया तो निश्चित रूप से आपकी ये पूरा टॉपिक मुट्ठी में होगा और आप इसमें से कुछ भी नहीं भूलेंगे और जो भी इससे संबंधित होगा उसको आप एकदम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कि नरेशन है। नरेशन एक तरह का वर्णन है। नरेशन जो हम करते हैं, वर्णन जो हम करते हैं, नरेट से बना है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक इनडायरेक्ट। यानी हम कोई भी आइडिया, कोई भी थॉट यदि हमें कहीं से मिलता है, कोई हमें कोई बात कहता है, तो जब हम नेक्स्ट पर्सन के पास जाकर उस बात को कहते हैं तो हमारे कहने के दो मेथड होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो देखिए, डायरेक्ट मेथड क्या होता है और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ये हम आगे इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैंने बता दिया कि नरेशन एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेट करता है। हम जो आइडियाज दूसरों से लेते हैं, जो थॉट्स दूसरों से लेते हैं, उसको हम आगे थर्ड पर्सन के सामने जब उसको नरेट करते हैं तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट मेथड में करते हैं या इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं। मान लीजिए इस एग्जांपल से और भी ज्यादा क्लियर ये बात हो जाएगी कि एक राम है, एक मोहन है। और देखिए, दो क्लास में बच्चे हैं, राम और मोहन। और बाय द वे किसी दिन राम जो है स्कूल नहीं जा रहा है किसी भी कारण से, और राम मोहन से कहता है कि आई एम नॉट वेल टुडे, आज मैं ठीक नहीं हूं। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यानी राम ने ये बात किससे कही, मोहन से कही। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है और राम ने ये बात मोहन से कह दी। अब मोहन जाकर टीचर से इस बात को क्लास में कहेगा कि वो बताएगा कि राम ने मुझसे कहा कि वह, अब आई नहीं रहेगा, ऐसे बोलेगा, ठीक ऐसे ही बोलते हैं कि वह आज कक्षा में नहीं आएगा या वह आज स्कूल में नहीं आएगा। तो देखिए वहां पर उसने एकदम से वह यूज किया, ये बिल्कुल एक रूटीन है। तो उसी टाइप से राम और टीचर के बीच में अब कौन है, मोहन आ गया। ये बात डायरेक्ट नहीं रही, ये बात कैसी होगी, इनडायरेक्ट हो गई। तो देखिए, जब डायरेक्ट कोई नरेशन होता है तो उसमें डायरेक्ट नरेशन में दो भाग होते हैं। ये बात हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए, एक भाग रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा भाग होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कौन कौन सा होता है। भाई देखिए, ये सेंटेंस है, ही सेड, इसके बाद कॉमा दिया हुआ है और ये इन्वर्टेड कॉमा में है, आई एम नॉट वेल टुडे, आज मैं ठीक नहीं हूं, स्वस्थ नहीं हूं। तो देखिए, ये जो शुरू में दिया जाता है ये और उसके बाद कॉमा होता है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अर्थात मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पूरे टॉपिक में पढ़ाता जाऊंगा तो आरवी बोलूंगा और रिपोर्टेड स्पीच को आरएस बोल सकता हूं। सभी बच्चे इस बात को अच्छे से समझ लेंगे, आरवी और आरएस शॉर्ट में। तो देखिए, ये पहला ही सेड, ये क्या हुआ, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। अब रिपोर्टिंग वर्ब से हमें क्या पता चलता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें क्या बताता है। तो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब टेल्स अस हु इज द स्पीकर, वक्ता कौन है, एंड टू हुम ही सेज, और वह किसको कहता है। तो दो बातों का पता लगा कि वक्ता कौन है और किसको कह रहा है। लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि वक्ता उस व्यक्ति को क्या कह रहा है। इस बात का हमें पता चलता है, किससे पता चलता है, रिपोर्टेड स्पीच से। रिपोर्टेड स्पीच टेल्स अस, रिपोर्टेड स्पीच हमें बताता है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, कि उस वक्ता का कथन क्या है। इसलिए पूरे डायरेक्ट से पता चला हु सेज टू हुम व्हाट, कौन कहता है किसको क्या। तो ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हो सकता है। यानी वक्ता किसी भी श्रोता को, किसी भी व्यक्ति को वो बात तीनों टेंस में कह सकता है,
ही सेज टू मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ही विल से टू मी, वह मुझसे कहेगा, ये फ्यूचर टेंस हो गया। और इस टेंस में कोई सा भी टेंस हो सकता है। तीनों टेंस के चार फॉर्म होते हैं, उनमें से कोई भी यहां पर हो सकता है, लेकिन ये रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा टेंस में होगा। सेज आएगा, सेड आएगा या विल से आएगा इसमें। बट रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इस रिपोर्टेड स्पीच में 5 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, 5 तरह के सेंटेंस पाए जाते हैं। वही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो कि हमने पढ़ना है। ये 5 तरह के सेंटेंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले नंबर पर होता है ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से आते हैं? वो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। जब हम एक टेंस को करते हैं तो उस टेंस के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है। तो असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के सेंटेंस होते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, इसके बाद में नोट ऑफ इंट्रोगेशन गिवन होता है, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ होता है। और तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें कि आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वे इंपरेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं? देखिए, जिनके बाद में ये चिन्ह होता है, अर्थात आई उल्टा, आई को उल्टा कर देते हैं, इसे कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये और नीचे ये हो गया मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन वाले जितने भी सेंटेंस हैं वो सब एक्सक्लेमेटरी कहलाते हैं। और नंबर 5 पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें 2 प्रकार की कामना की जाती है, 2 प्रकार की विशेष की जाती है, गुड विशेष एंड बैड विशेष कामना की जाती है। तो इसके अंतर्गत आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस के। ये 5 तरह के सेंटेंस हैं जो कि हमारा सिलेबस है, जो हमें पढ़ना है। तो निश्चित रूप से ये आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बताया डायरेक्ट क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को जो का तो हम उसी के शब्दों में कहते हैं, वो डायरेक्ट होता है। और जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में न कहकर हम अपने शब्दों में कहते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है। अब हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो देखिए, ये सब भाग हो गए। अब हम शुरू कर रहे हैं असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से डायरेक्ट कैसे बनता है। अब हम देखते हैं कि जो पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंस, जो असर्टिव सेंटेंस है उसको किस टाइप से चेंज करते हैं। पहला जो हमारा ये पाठ्यक्रम में ये सेंटेंस आते हैं, जिसमें कि मैंने बताया था कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के सेंटेंस होंगे। तो निश्चित रूप से देखिए, ये सारे रूल्स अगर एक बार हमारे क्लियर हो जाएंगे, जो कि मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो ये सभी आगे की जो भी हमारे दूसरे चैप्टर में भी काम आएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस में किस टाइप से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आरवी के कोमा को, जो कि मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में बाद में कोमा होता है, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद जो कोमा होता है, तथा आरएस के इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट से जोड़ते हैं। आरएस हमारी इन्वर्टेड कोमा में बिगिन और क्लोज होती है और आरवी के बाद कोमा होता है, तो इन दोनों को हटा दिया जाता है और दोनों को असर्टिव सेंटेंस में, जो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनमें दैट से जोड़ा जाता है। और दूसरे नंबर पर देखिए, यदि आरवी में सेज आए, आरवी में यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तीनों में हो सकती है ये। तो यदि आरवी में सेज, से, सैड, विल से टू और सेज टू, से टू, सेड टू, विल से टू आए, तो क्रम से इनको, यानी इसी क्रम में जैसे के ऊपर रखे हैं, सेज का सेज ही रहने देंगे, से का से, सैड का सैड ही रहेगा, विल से का विल से ही रहेगा। लेकिन सेज टू के आने से इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें ऑब्जेक्ट भी है, कोई श्रोता भी जुड़ गया, तो यहां पर सेज टू टेल्स में बदलेगा और से टू टेल में बदलेगा, सैड टू टोल्ड में बदलेगा, विल से टू विल टेल में बदलेगा। तीसरा, यदि आरवी में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, अर्थात सेज, से और विल से आया हो, प्रेजेंट टेंस हो और फ्यूचर टेंस हो, तो आरएस का टेंस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस
नहीं बदलता, केवल उसमें फर्स्ट सेकंड पर्सन बदलते हैं। फर्स्ट सेकंड पर्सन आगे बताए जाएंगे, किस टाइप से बदले जाएंगे, कौन कौन से होते हैं। केवल पर्सन बदलेंगे, टेंस नहीं बदलेगा। नंबर 4, यदि आरवी में पास्ट टेंस हो अर्थात उसमें सैड आया हो तो आरएस का टेंस नियमानुसार बदल जाता है। अब वो कौन से नियम है, किसके आधार पर बदलेगा, आगे उसका पूरा मैं चार्ट बना के दूंगा, जो कि यहां पर दिया जाएगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है। तो नियमानुसार बदल जाता है, फर्स्ट सेकंड पर्सन्स बदलेंगे और सिलेक्टेड वर्ड्स भी बदल जाते हैं। कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं, वो आगे बताए जाएंगे, वो जैसे कि दिस को दैट में बदलते हैं, तो वो शब्द भी बदलेंगे। नंबर 5, यदि आरबी में पास्ट टेंस हो अर्थात सेड या सेड टू आया हो और आरएस का टेंस किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को बताता हो, कोई सांसारिक सत्य बताता है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, 2 and 2 make 4, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सांसारिक सत्य है। तो ऐसे यदि स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो भी उसका टेंस नहीं बदलेगा, भले ही उसका रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आया हो, सेड टू आया हो या सेड आया हो, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा क्योंकि वहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6, शब्दों का परिवर्तन निम्नवत होगा। अभी मैंने ऊपर लिखा था कि सिलेक्टेड वर्ड्स का कुछ परिवर्तन होता है, तो कैसे होता है देखिए, इसमें आप देख सकते हैं, दिस को दैट में बदलते हैं, हियर को देयर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, नाइट को टुनाइट में और टुनाइट को दैट नाइट में, कम को गो में, एगो को बिफोर में और नाउ को देन में बदलते हैं, एक्सेट्रा। तो देखिए हमारा हुआ नियम नंबर 6। और अब नियम नंबर 7 में देखेंगे कि टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। और देखिए ये 7वां नियम शुरू होता है। मैंने बताया था कि 7वें नियम में हम टेंस परिवर्तन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर टेंस का नाम है, यहाँ परिवर्तन है, और यदि ये सब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ये सारे टेंस है, 12 टेंस है, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रिपोर्टेड स्पीच में आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत उसकी हेल्पिंग वर्ब डू नॉट और डज नॉट है, तो ये टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट है तो डू नॉट और डज नॉट डिड नॉट में चेंज होंगे। यदि यहाँ पर इज एम आर आएगा तो वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले से ही या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या डिड नॉट आता है, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये टेंस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में शैल और विल लगाते हैं, तो शैल का शुड बन जाता है और विल का वुड बन जाता है। जब हम डायरेक्ट से इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, टेंस परिवर्तन करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले से ही इज एम आर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये इज एम आर वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एज इट इज रहेगा। 5वां पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें कि पहले से ही वाज या वर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, ये टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिसमें कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए पहले से ही शैल बी या विल बी का प्रयोग होता है, तो हम शैल बी को शुड बी में चेंज करेंगे और विल बी को वुड बी में चेंज करेंगे। उसके बाद 7वें नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले से ही एक वचन कर्ता के साथ है और बहुवचन कर्ता के साथ है वाके और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में उस टेंस को हम चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस यदि उसमें रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, पहले से ही हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो नो चेंज, इस टेंस को चेंज नहीं करते, एज इट इज रहता है, अर्थात हैड का हैड ही रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो उसके साथ है एज इट इज रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें पहले से ही शैल हैव या विल हैव दिया जाता है। शैल हैव को शुड हैव में चेंज करेंगे और विल हैव को वुड हैव में चेंज करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। उसके बाद
11वें नंबर पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड भी लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसको भी हम नो चेंज नहीं करते, एज इट इज रहता है। 12वां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले से ही शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होता है। तो यहाँ केवल शैल का शुड हैव बीन और विल हैव बीन का वुड हैव बीन बनता है। सभी टेंस इस प्रकार से बदल जाते हैं, केवल दो टेंस नहीं बदलते। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बदलता, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बदलता। अब हम आगे देखेंगे कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। देखिए अब ये 8वां जो नंबर है इसमें मैं बताने जा रहा हूं कि हम पर्सन कैसे चेंज करते हैं। हमने टेंस भी चेंज कर लिए, वर्ड्स भी चेंज कर लिए, लेकिन पर्सन कैसे चेंज करते हैं तो इसमें पहले हमें पढ़ना होगा कि पर्सन होते क्या है। फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? बेसिकली दो होते हैं, आई और वी। फिर आई और वी के कुछ ही रूप होते हैं। आई से बना है मी, बना है माई है, माइन है, और वी से अस और आवर। ये कुल मिलाकर अंग्रेजी में 7 फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कहीं भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी इनमें से कोई आएगा तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। देखिए पहला एग्जांपल इस बात को क्लियर करेगा कि यहाँ पर ये क्या है, ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसमें रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये सारा जो भी यहाँ पर दिया गया है ये कंप्लीट हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। यदि इसमें कहीं भी कोई फर्स्ट पर्सन आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर आई आया है, तो ये आई इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, ये आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। या यदि इसमें कोई सेकंड पर्सन जैसे यू है, यू आएगा तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। चलिए बात क्लियर हो गई। अब आगे चलिए सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू और योवर, ये केवल दो होते हैं। यदि आरएस में कहीं भी कोई सेकंड पर्सन आएगा तो इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, ये हमेशा आरवी के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर इस पहले एग्जांपल में यू आया है तो ये मी के अनुसार चेंज होगा। इस सेंटेंस को हमने बनाया तो देखिए ये ही सेड टू मी था, ही सेड टू मी आई डिड नॉट गिव यू हिज बुक यस्टरडे, आई डिड नॉट गिव यू, मैंने आपको नहीं दी, हिज बुक, उसकी किताब, यस्टरडे, कल मैंने आपको उसकी किताब नहीं दी थी। तो इसमें ये फर्स्ट पर्सन है आई, यू सेकंड पर्सन है और हिज थर्ड पर्सन है, तीनों पर्सन आ गए। इन तीनों पर्सन को हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही सेड टू मी, रूल के अनुसार सेड टू को टोल्ड में बदला जाना है, ही टोल्ड मी, और दैट इसमें लगता है, पहले बताया जा चुका है, दैट से जोड़ते हैं आरवी और आरएस को, तो दैट लगा दिया, ही टोल्ड मी दैट। और ये आई है, आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे, यहाँ पर ही आ जाएगा। यदि यहाँ पर आई होता तो आई आ जाता, यू होता तो यू आ जाता, और यदि यहाँ पर मोहन होता तो उसके अनुसार ही आ जाता, यदि यहाँ पर सीता होता तो उसके अनुसार सी आ जाता। तो यहाँ पर ये आई ही के अनुसार चेंज होके ये ही बन गया। और डिड नॉट आया है, ये बात ऊपर पढ़ाई जा चुकी है कि टेंस चेंज होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। यहाँ डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा, हैड नॉट में चेंज हो जाएगा। फिर हमें गिव की थर्ड फॉर्म भी लगानी पड़ेगी क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है, तो ही हैड नॉट गिवन। उसके बाद यू पर जाते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है और मैंने बताया कि सेकंड पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। मी के अनुसार चेंज होगा और मी का यहाँ पर मी आ जाएगा, ये गिवन मी, और हिज टू क्योंकि थर्ड पर्सन है तो इट विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। हिज बुक और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे क्योंकि वर्ड्स के चेंजिंग में मैंने बताया था। इसलिए बहुत जरूरी ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि किस टाइप से हम इन पर्सन को चेंज करते हैं। अक्सर स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं। एक चीज और मैं तुम्हें इसी बता रहा हूं कि इस वर्ड को याद रखना हमेशा, सन मैंने बेटा होता है, इस सन पर 1 2 3 नंबर डाल देना। यदि ये चीज भूल जाओ तो यहां से याद आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, सेकंड पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, और थर्ड पर्सन नो चेंज, वो चेंज नहीं होता। ये 10 जो थर्ड पर्सन है ये चेंज नहीं होंगे, केवल यू और योवर चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये फर्स्ट पर्सन जो साथ होते हैं ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो इस प्रकार से हम ये पर्सन की चेंज करते हैं। दूसरा
ये थर्ड पर्सन मैंने बता दिए, ये सब 10 होते हैं और ये 10 बिल्कुल चेंज नहीं होते, एज इट इज रहते हैं। सेंटेंस में मैंने लिख भी दिया है, ये एज इट इज रहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखिए, ही सेड टू मी यू विल नॉट हेल्प मी टुमारो। तो देखो इसमें सेड टू टोल्ड मी में चेंज हो गया, ही टोल्ड मी, और यहाँ पर हमने दैट से जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए सेकंड पर्सन है और ये सेकंड पर्सन इसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के। यहाँ मी है, चूंकि ये मी है और यहाँ पर इसे सब्जेक्ट का काम करना है तो ये मी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा, यहाँ आई इसका बन जाएगा। यहाँ पर विल था लेकिन आई के साथ तो सेल आना चाहिए था, तो सेल का शुड बन गया, शुड नॉट हेल्प। और यहाँ पर मी है, मी चेंज होगा, किसके अनुसार चेंज होगा? मी ही के अनुसार चेंज होगा। ये मी फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार चेंज होगा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हिम बन गया, ये डुप्लीकेट था, ये भी डुप्लीकेट बना, और टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखिएगा, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, ही डज नॉट कॉल मी। यहाँ पर ये शुरू होता है, किससे शुरू होता है? थर्ड पर्सन से शुरू होता है, आई सेड टू हिम, और इसको हमने बदल दिया आई टोल्ड हिम। आई टोल्ड हिम, यदि यहाँ पर ये टू हिम नहीं होता, खाली आई सेड होता, तो हम आई सेड का आई सेड ही रखते, और सेड के बाद जब कोई टू होता ऊपर पढ़ा दिया गया है तभी उसको टोल्ड में चेंज करना है आपने। आई टोल्ड हिम दैट, और ही का ही रखेंगे, लेकिन टेंस देखेंगे कौन सा है। अरे डज नॉट कॉल मी, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा किस में चेंज होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज होगा, अर्थात डज नॉट का क्या बनाना होगा? हमें डिड नॉट बनाना होगा। दैट ही डिड नॉट कॉल, और यहाँ पर ये मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा जो है रिपोर्टिंग वर्ब के इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन यहाँ पहले से ही आई दिया हुआ है, तो मी की आई के अनुसार किस में चेंज हो जाएगा? जो का तो रहेगा, मी में ही रहेगा, तो ही डिड नॉट कॉल मी, ये सेंटेंस आपका बन गया। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए ये स्टेटमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सांसारिक सत्य है। तो मैंने ऊपर लिखवाया था कि यदि ये रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करता है तो उसको हम, उसके टेंस को हम नहीं बदलते, भले ही यहाँ पर सेड टू दिया हुआ हो, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट आया हो, तब भी नहीं बदलेंगे। तब हम इसका क्या बनाएंगे? ही टोल्ड मी दैट, और आगे जोगा तो लिख देंगे, he told me that the earth moves round the sun। इसी के साथ ये असर्टिव सेंटेंस खत्म होता है। अब मैं आगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए असर्टिव के बाद अब ये सेकंड आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को किस टाइप से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं? तो सबसे पहले देखिए जो असर्टिव सेंटेंस में मैंने नियम बताए हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव को जैसे बना रहे थे, वो सारे नियम तो लागू एज इट इज रहेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। वो क्या परिवर्तन है? ये 4 रूल आपको जानने होंगे। सबसे पहली बात ये कि यदि आरएस अर्थात रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जो भी टेंस हमारे हैं, हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू डज है, तो किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के कोमा तथा रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कोमा दोनों को हटा दिया जाएगा और दोनों को इफ या वेदर से जोड़ते हैं। जैसे पीछे हम असर्टिव सेंटेंस पे दैट से जोड़ते थे, तो यहाँ पर हम इफ से जोड़ेंगे या वेदर से, किसी भी एक से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए हमने मान लिया कि इफ से हम जोड़ेंगे, तो इफ से जोड़ते हैं। कब जोड़ेंगे इफ से? जबकि वो वर्ब किसी भी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। दूसरा, यदि आरएस W की पावर 8 की पावर H, तो इसको अच्छी तरह से समझ लें। W की पावर 8 की पावर H मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, ये सभी इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। W की पावर 8 का मतलब है W से शुरू होने वाले 8 शब्द होते हैं। व्हाट है, वेयर है, हुज है, हुम है, व्हाई है, वह नहीं, सब 8 होते हैं। एक होता है हाउ, हाउ कैसे, तो मैंने इसको बोल दिया, सीधे बोल दिया W की पावर 8 की पावर H। यदि इन 9 में से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है किसी भी एक वर्ड से, तो आरवी तथा आरएस को हम इफ या वेदर से नहीं जोड़ेंगे, तब हम जो का तो जिससे वो स्टार्ट हुआ था, W की पावर 8 की पावर H में से जिस भी शब्द से वो स्टार्ट हुआ है, जो का तो उसी शब्द से जोड़ेंगे, इफ या वेदर यूज नहीं करेंगे। उसके बाद रूल नंबर 3 पर आ जाइए। आरवी के सेड या सेड टू को हमेशा आस्क्ड में बदलना है, चाहे वो सेड है या सेड टू है, दोनों को हमेशा हमें आस्क्ड में बदलना है। जैसा कि पहले असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड में बदल रहे थे, तो यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें आस्क्ड में बदलना है। चौथा,
आर एस के दिए गए प्रश्नवाचक वाक्य का जो प्रश्नवाचक भाव होगा उस प्रश्नवाचक भाव को हम समाप्त कर देंगे और उसको सिंपल सेंटेंस में लिखेंगे। जब हम उसको सिंपल सेंटेंस में एक्सप्लेन करेंगे और उसका प्रश्नवाचक भाव खत्म कर देंगे तो उसके आगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है उसको भी हमें हटाना होगा। इसका मतलब आरवी के कोमा तथा आरएस के इन्वर्टेड कोमा के साथ साथ हम इस प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटाते हैं और उस प्रश्नवाचक वाक्य को सिंपल सेंटेंस के रूप में व्यक्त करते हैं। ये 4 बातें हमें और जान लेनी है। टेंस उसी के अनुसार चेंज होगा जैसे कि पहले पढ़ा दिया गया। शेष नियम सभी जो के तो एज इट इज रहेंगे, केवल ये 4 बातें मैंने नहीं बताई हैं। उसके बाद हम एग्जांपल से इस बात को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी डू यू नॉट गिव मी योर बुक। तो देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और डू से स्टार्ट हुआ है और डू उसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो निश्चित हो गया कि यहाँ हम इसको किससे जोड़ेंगे, हम इस कोमा को भी हटाएंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और इस प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हटाएंगे और इन दोनों को हम इफ से जोड़ देंगे। यहाँ सेड टू को हमें आस्क में चेंज करना होगा। जैसे कि ही आस्क्ड मी, अब डू के लिए हमें इफ लगा दिया और इफ लगाने के बाद ये यहाँ पर हमने देखा कि इसका सब्जेक्ट क्या है, यू है, और यू इट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आर मी। ये मी के अनुसार चेंज होके यहाँ आई बन जाएगा। और चूंकि फिर हम देखेंगे आई तो हमने लगा ली कि टेंस कौन सा था, हमने देखा कि ये टेंस क्या था, ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें चेंज करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आई डिड नॉट और ये गिव रह जाएगा, मी चूंकि फर्स्ट पर्सन है ही के अनुसार चेंज होगा और ये हिम हो जाएगा। इसका योवर क्या है, सेकंड पर्सन है, ये योवर भी मी के अनुसार चेंज होगा, इसका माई बन जाएगा। ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट गिव हिम माई बुक। ये हमारा क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। इसमें देखिए सभी जो भी पर्सन चेंज हुए हैं, टेंस चेंज हुआ है और इसमें हमने इसका एक प्रश्नवाचक भाव और ये सब हटा दिया है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, बहुत इजी है। I said to him, why did you not help me yesterday? ये वाक्य थोड़ा चेंज हो गया। देखिए वहां हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था और ये W की पावर 8 की पावर H वाले शब्दों में से Y से स्टार्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर अब हमें if से तो इसे जोड़ना नहीं है, जो का तो इसी से जोड़ना है। ये बात क्लियर हो चुकी है ऊपर। तो हम इसको बनाएंगे I asked him और हमने यहाँ पर ये Y लगा दिया और Y लगाने के बाद हम सीधे कहाँ पहुंचे, इस सब्जेक्ट पर। इस यू को हमने हिम के अनुसार ही में चेंज कर लिया, वाई ही। और चूंकि ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है, जिसमें हेड आता है ही हैड नॉट और हेल्प का हेल्प बन गया, थर्ड फॉर्म आ जाती है। और मी चूंकि यहाँ आई है, आई के अनुसार चेंज होना है तो मी रहेगा और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। और इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बना आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड नॉट हेल्प मी द प्रीवियस डे। उसके बाद सेंटेंस नंबर 3 पर आइए। ये भी कभी कभी सेंटेंस आता है एग्जाम में, ही सेड टू मी हु आर यू। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी, ही आस्क्ड मी। अब हमने यहाँ पर ये हु लगा दिया, उसके बाद हम इस आर को छोड़ते हुए आगे पहुंचे और यहाँ पर यू को हमने ले लिया, मी के अनुसार चेंज किया और आई लगा दिया। और उसके बाद आई के साथ यहाँ पर हमें टेंस चेंज करना है, इस एमआर को वाज में चेंज करना है, तो ये बन जाता है ही आस्क्ड मी हु आई वाज। बच्चे शॉर्टकट से निकल जाते हैं और क्या कहते हैं, आई ही आस्क्ड मी हु वर यू, तो ऐसे बना देते हैं, या हु वाज आई, ऐसे नहीं, तभी इसका सेंस खत्म होगा हु आई वाज। ऐसे इसको देखें, इस सेंटेंस में भी मैं एक बात आपको बता दूं कि तभी इसका जो है आप ये सेंस खत्म कर पाएंगे जब यहाँ पर आपने वाई लगा दिया और वाई के बाद सीधे आप उस सब्जेक्ट पे पहुंचे और जो ये यू का यहाँ ही बनाना है, ही यहाँ लिख दिया, इन दोनों के बीच में कोई दूसरा वर्ड नहीं आना चाहिए, तब ही इसकी प्रश्नवाचक भाव खत्म होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, होमवर्क में आपको दूंगा करने के लिए। देखिए आज मैंने तुम्हें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में 2 भाग पढ़ाए हैं। असर्टिव सेंटेंस पढ़ाया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया है और उनसे रिलेटेड जो भी ये 5 सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, इनको आप देखेंगे, सोल्व करेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी समझ में कितना आया है। तो देखिए ये 5 सेंटेंसेस हैं, आप इनको बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे और इसका जो उत्तर आप देंगे मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में इन 5 सेंटेंस को बनाकर लिखेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। और पे अटेंशन एट दिस वेरी वेल। ये क्लास जो कि असर्टिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें ये 2 भाग जो मैंने सिलेबस बताया था यहाँ पर आज मैं पूरी करता हूँ। शेष क्लास जो आगे बचे हैं, 3 बचे हैं,
इंपरेटिव सेंटेंस बचा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा है, ऑप्टेटिव बचा है, वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूंगा और फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में इन तीनों सेंटेंस के साथ।